Hello and welcome again to Pathfinder. This is our economy series है। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लेक्चर्स हैं उसके लिंक आपको प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे ये जो पूरी इकोनॉमी की सीरीज सारे कॉन्सेप्ट वी विल बी कंप्लीटिंग दिस वीक। आज जो लेक्चर है यहाँ पे हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको, फॉरेक्स के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट, ट्रेड का जो चैप्टर है पार्ट है, SDR क्या होते हैं, ब्रांच क्या होते हैं, और पैरिटी क्या से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माई काम चैनल के अलावा अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लासेस के लिए जो नीचे लिंक दिया गया है इस पर आप मुझे फॉलो करिए, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी क्लासेस हैं। पाथ फाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब ना भूलें। अनअकैडमी की तरफ से मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम दिया जा रहा है, तो अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं या फिर आप सब्सक्राइब दे रहे हैं तो आपको 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन रहेगा। और यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर के द्वारा लाइव मेंटरशिप रही है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी आपका रहेगा। इसके फ़ायदे उठाने के लिए आपको ये जो ये QR कोड है, ये स्कैन करके आप एनरोल कर सकते हैं, और यहाँ पे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स डिटेल्स हैं। इसके अलावा अनअकैडमी की तरफ से 2 साल या उससे ऊपर के कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ पे इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट यू विल बी गेटिंग 1 ईयर का एक्सटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट। अनअकैडमी के ऊपर आपको मिलता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर UPSC प्रिपरेशन, जहाँ पे आपके GS CSET ऑप्शनल सारी प्रिपरेशन। तो अनअकैडमी की जो फीस है ये 20% से इंक्रीज होने वाली है। यू आर प्लानिंग टू गेट सब्सक्रिप्शन, डेफिनेटली गो अहेड, यूज द कोड RB Live टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। स्टार्ट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसे शॉर्ट के अंदर फॉरेक्स भी हम कहते हैं। क्या क्या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्वेश्चन पूछा जाता है, और कॉन्स्टिट्यूएंट के मतलब क्या है। जैसे SDR पे भी ऑलरेडी UPSC ने क्वेश्चन पूछा, रिजर्व ट्रांच पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं उस पर भी क्वेश्चन पूछा। तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े कॉमन होते हैं फॉरेक्स के अंदर। हमारा जैसे अभी फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स है, वो 600 बिलियन से नीचे आ गया है, और अभी ये कुछ 640 बिलियन तक पहुंच गया था। अगर हम इसको अभी देखें तो ये 593-95 के आसपास यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूंट यहाँ पे हैं, तो पहला है फॉरेन करेंसीज यहाँ पे रहेंगी, ऑलमोस्ट 90% के अराउंड यहाँ पे रहती हैं फॉरेन करेंसी, जैसे डॉलर भी है, जो भी पॉपुलर फॉरेन करेंसी ट्रेड में, वो सारी करेंसीज यहाँ पे रहती हैं। सेकंड हमारे पास है गोल्ड, और गोल्ड का लगभग कितना प्रतिशत रहता है, 6-7% के आसपास रहेगा। फिर हमारे पास रिजर्व ट्रांच है, और फिर हमारे पास SDR है, स्पेशल ड्राइंग राइट। अब फॉरेन करेंसी और गोल्ड को तो बताने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या होता है। फॉरेन करेंसी आप सभी समझते हैं, गोल्ड भी आप सभी समझते हैं। ये SDR क्या होते हैं ये थोड़ा समझ लेते हैं, और रिजर्व ट्रांच क्या होते हैं, इन दोनों को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। SDR जो है एक तरह की IMF द्वारा क्रिएट की गई आर्टिफिशियल करेंसी है। आर्टिफिशियल करेंसी के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। जो IMF जो है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अपने अकाउंटिंग पर्पस के लिए इसको यूज़ कर रहा है, या फिर जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके जो फॉरेक्स हैं उसको सप्लीमेंट करने के लिए इसको यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे 1969 के अंदर अगर हम देखें तो SDR को बनाया गया था 1969 के द्वारा। पर्पस ये था अकाउंटिंग पर्पस, और मेंबर कंट्रीज़ के जो फॉरेक्स है उसको सप्लीमेंट कर। तो यहाँ पे अगर हम IMF देखें, IMF का ये जो SDR है इसको अगर देखें तो किस तरीके से यूज़ हो रहा है, तो समझने से पहले ये थोड़ा हम एक बार इसकी बास्केट के ऊपर देखिए। IMF के द्वारा जो SDR क्रिएट किया गया है, इसके अंदर इन्होंने 5 करेंसी को लिया है। US का डॉलर है, यूरो है, युआन है, चाइनीज़ युआन, येन है, और पाउंड है। ये 5 करेंसी हैं जो मिलकर इस बास्केट को बना रही हैं, एक ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अंदर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ध्यान रखिएगा, इसके अंदर भी क्वेश्चन बनता है। और अभी रिसेंटली मई के अंदर ही, मई 2022 में IMF की तरफ से इसको रिव्यू किया गया है, जिसके अंदर US डॉलर का जो परसेंटेज है, वेटेज जो परसेंटेज को बढ़ाया गया है। पहले 41.7 था, अभी 43.3 हो गया है। इसके अलावा युआन को भी बढ़ाया है, लगभग 11% से 12.5-12 के आसपास ही आया है। तो युआन और डॉलर ये 2 बड़े हैं, उसके अलावा सबका जो परसेंटेज है वो घटा है, ठीक है। यूरो का यहाँ पे अगर आप देखोगे कम हुआ है, येन का भी कम हुआ है, पाउंड का भी कम हुआ है।
कितने कितने परसेंट इनका कंट्रीब्यूशन है एसडीआर बास्केट में। तो एक जो एसडीआर होता है उसमें ये पांचों करेंसी रहती हैं, इस प्रपोर्शन में ये परसेंटेज जो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, किस तरह से एसडीआर यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कंट्री को, यहाँ पे कंट्री है जिसे ज़रूरत है कि वैक्सीन खरीदना है, वैक्सीन के लिए उसे डॉलर्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पे वो अपना जो एसडीआर है उसको क्या करेगा, उसको एक्सचेंज कर सकता है किसी भी पांचों में से किसी भी करेंसी के लिए। अगर डॉलर चाहिए तो डॉलर, पाउंड चाहिए तो पाउंड, तो एसडीआर वो देगा और उसको रिटर्न में डॉलर या जो भी करेंसी चाहिए वो मिल जाएगी। अब उसके पास डॉलर या जो भी करेंसी है उसको वो पेमेंट के रूप में यूज़ करके वैक्सीन या कोई भी XYZ कमोडिटी है वो परचेज कर सकता है, वो इम्पोर्ट कर सकता है। इस तरीके से एसडीआर का यूज़ किया जाता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एसडीआर को यूज़ किया जाता है सप्लीमेंटिंग द मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व। तो उनके जो ऑफिशियल रिजर्व है उनको ये क्या कर रहा है, सप्लीमेंट कर रहा है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे ऑफिशियल जो रिजर्व है उसके अंदर हमने ये देखा था, ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंट। तो फॉरेन करेंसी तो अपनी जगह पे है, गोल्ड अपनी जगह, लेकिन एसडीआर के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, ये जो फॉरेन करेंसी है, जब 5 करेंसी है वो आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। ये तीनों कंपोनेंट आपको समझ आए, एसडीआर भी यहाँ पे। एसडीआर के अंदर तो थोड़ा देखते हैं कि किस बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि किसी कंट्री का जो करेंसी है तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन देना है, इस बास्केट में करना है, नहीं करना है। कि आप देखोगे चाइना की जो करेंसी है, चाइनीज़ युआन, इसको मतलब लास्ट जो रिव्यू था 2015 में ऐड किया गया था। उससे पहले युआन वाज नॉट द पार्ट ऑफ दिस एसडीआर बास्केट। क्या होता है, किस पर्पज़ से आप इंक्लूड करते हो, व्हाट इज़ द बेसिक मेथड जिसके थ्रू इसको इंक्लूड किया जाता है, या फिर इनका वेटेज जो है कम ज़्यादा किया जाता है। इसको अगर हम देखें एसडीआर के वैल्यूएशन मेथड के माध्यम से देख, और ये मेथड अडॉप्ट किया जाता है आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा, और हर 5 साल में ये जो करेंसी बास्केट है इसको रिव्यू करते हैं। जैसे कि कोई नई करेंसी को इंक्लूड करना है या नहीं करना है, या फिर किसी करेंसी को हटाना है, या फिर किसी करेंसी का वेटेज इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, ये सब इस रिव्यू प्रोसेस का पार्ट है जो आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड करता है। यहाँ पे 2 मेजर क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे ये सारे डिसीजन लिए। क्या क्राइटेरिया रहेगा, एक तो एक्सपोर्ट, ठीक है, वो जो पर्टिकुलर करेंसी है या जो इकोनॉमी है वहाँ पे उसके एक्सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, क्या उसके एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है ना। कि देखिए कोई भी कंट्री है उसका अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होता है, उस करेंसी की, उस इकोनॉमी की जो करेंसी है उसकी डिमांड बढ़ती है। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के अगर एक्सपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं तो रुपये की डिमांड बढ़ेगी, रुपये की डिमांड बढ़ेगी तो रुपया स्ट्रांग होगा। इसी तरह से अगर चाइना के हम देखें, चाइना का इंक्रीज़ हुआ है तो चाइना के एक्सपोर्ट ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दी। फिर है फ्रीली यूजेबल, क्या वो करेंसी फ्रीली यूजेबल है या नहीं हिसाब से। तो ये दो दो जो डिसीजन है उसके बेसिस पे आप देखोगे आईएमएफ यहाँ पे, दो जो क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे आईएमएफ। चाइना ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया, चाइनीज़ करेंसी की डिमांड बढ़ रही है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद में डिमांड और बढ़ जाती है क्योंकि डॉलर को यूज़ नहीं कर पा रहा है। और जो दूसरे मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें भी ये फियर है कि अगर अमेरिका की तरफ से सेंक्शन लगा दिए जाते हैं तो हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। फॉरेक्स है उसमें अलग अलग करेंसी के लिए ये जा रहे हैं, यहाँ पे डॉलर जो चाइनीज़ युआन है इसको काफ़ी बेनिफिट। अब हम आते हैं फॉरेक्स के फोर्थ कंपोनेंट पे। जैसा हमने देखा फॉरेन करेंसीज के अलावा फर्स्ट कंपोनेंट था फॉरेन करेंसी था, फिर ऐसे फोर्थ कंपोनेंट है रिजर्व ट्रांच, इसे रिजर्व गोल्ड ट्रांच भी कहा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, आईएमएफ जो है ये जो भी मेंबर्स हैं वो सब यहाँ पे कंट्रीब्यूट, उनका कंट्रीब्यूशन अलग अलग है, कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ही उनको वोटिंग राइट्स दिए, वोटिंग राइट। अब कंट्रीब्यूशन के अंदर उनका कोटा फिक्स है, कोटा फिक्स है कि आपका इतना कंट्रीब्यूशन हो, हिसाब से वोटिंग राइट का जो कंट्रीब्यूशन है, कोटा जो है का एक पर्टिकुलर परसेंटेज। मान लीजिए कोई कंट्री यहाँ पे 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन कर रहा है ना, यहाँ पे उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज के रूप में लेटर से 25% जो है वो कंट्री बिना किसी कंडीशन के उसको लोन के रूप में ले सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई कंट्री 100 रुपये यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर उसको ज़रूरत पड़ती है, जनरली आईएमएफ से अगर आपको लोन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे करनी पड़ेगी। आईएमएफ का जो रिफॉर्म एजेंडा होता है, कंडीशंस होती हैं आईएमएफ, ये जो कंडीशन है XYZ आप फॉलो करोगे तभी हम यहाँ पे हेल्प देंगे। जैसे आपको याद होगा इंडिया का 1991 का जो बीओपी क्राइसिस था, यहाँ पे इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, फॉरेक्स के अंदर केवल और केवल 2 से 3 हफ्ते का इंपोर्ट करने जितना पैसा बचा था, तो इंडिया ने आईएमएफ के पास गया इंडिया, और इंडिया ने कहा कि हमें यहाँ पे आपके हेल्प चाहिए, लोन चाहिए। तो आईएमएफ ने कहा ठीक है हम आपको डॉलर्स यहाँ पे देते हैं, लेकिन आपको ये XYZ करनी होगी, तब अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करना होगा और इंटरेस्ट तो उस पर पे करना ही है। तो अगर आप चाहते हो कि हम आईएमएफ से लोन भी ले लें और ये XYZ कंडीशन हमारे पे नहीं लगाई जाए, हम इंटरेस्ट पे नहीं करें, तो ये फैसिलिटी कब तक मिलती है, ये फैसिलिटी मिलती है आपको रिजर्व ट्रांच के रूप में।
रिजर्व ट्रांच के अंदर क्या होता है, आपके कोटा का पर्टिकुलर परसेंटेज, जैसे 100 रुपये अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो यहाँ पे 25 रुपये आप ले सकते हो तक, बिना किसी कंडीशन को फॉलो किए, बिना किसी, ये जो फैसिलिटी होती है रिजर्व ट्रांच की, ये फैसिलिटी ऑफ फर्स्ट रिसोर्ट होती है। फाइन। और ये जो अपने कोटा का परसेंटेज होता है, ये यहाँ पे एक उस फॉर्म के अंदर करना होता है। पहले गोल्ड था कंपलसरी कि गोल्ड के फॉर्म में आपको IMF रखना है, आपको कंडीशन हट चुकी है। रिजर्व ट्रांच क्या है, इज अ सेगमेंट ऑफ IMF मेंबर कंट्रीज कोटा दैट इज एक्सेसिबल विदाउट फी और इकोनॉमिक रिफॉर्म कंडीशन। इस तरीके से ये रिजर्व ट्रांच वर्क करता है। ऑलरेडी इस पर अभी रिसेंट क्वेश्चन था। तो ये फॉरेक्स को अगर हम बात करें तो इंडिया के केस के अंदर जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, इसका कस्टोडियन कौन है, इसका कस्टोडियन है RBI। तब RBI इसके मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल, और RBI इसका कस्टोडियन है, तो RBI इसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, एक्सचेंज को यूज़ करेगा टू स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट ऑफ द रूपी। एक्सचेंज रेट का क्या मतलब है, देखिए जैसे अभी हम बात करें $1 जो है यहाँ पे रुपये एक्स में देखिए 77 को क्रॉस कर चुका है, हम यहाँ $1.77 के बराबर है, ये एक्सचेंज रेट है। कभी ना कभी, और ये एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड हो रहा है, इसके अंदर अगर मार्केट फोर्सेज हैं तो उसका सबसे बड़ा रोल है ना, मार्केट फोर्सेज रहेगा। मार्केट फोर्सेज का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। फॉर एग्जांपल कभी ना कभी ऐसा अज्यूम करते हैं, कभी $1 बराबर रहा होगा। फाइन। अब क्या हुआ, जैसे जैसे डॉलर की डिमांड बढ़ती गई, डॉलर की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है इन कंपैरिजन की रुपये की डिमांड बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आपको सारे ट्रांजैक्शन डॉलर में करने हैं। भारत अगर इंपोर्ट कर रहा है क्रूड ऑयल, हमें क्रूड ऑयल के लिए डॉलर में पेमेंट करना है, और जो भी इंपोर्ट है गोल्ड हमें खरीद डॉलर में पेमेंट। हम हमारे लिए ये डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन उतनी तेज़ी से रुपए की डिमांड नहीं बढ़ रही। तो रुपया क्या होगा, रुपए की कीमत कम होती जाएगी, वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में कम होती जाएगी। तो $1 है $1 के बराबर, फिर ये 10 रुपये पे आ जाएगा, 50 60, अभी हम देख रहे हैं ये कितना चला गया, 70 70 75 क्रॉस करके 77 पे ये आ गया है। अभी रिसेंट के अंदर हमने देखा कि ये जो वैल्यू आपकी नीचे आ रही है, वैल्यू कम हो रही है, इसे हम डेप्रिसिएशन हम इसे कहते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी क्या हो रही है, डिक्लाइन कर रही है। तो अभी रुपया डिक्लाइन क्यों कर रहा है, व्हाट इज द रीज़न, रुपया इसलिए डिक्लाइन कर रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है। तो अब क्रूड ऑयल आप जितना आप ले रहे थे पहले $100 खर्चा कर रहे थे, उतना ही क्रूड ऑयल लेने के लिए अब आपको $120 का खर्चा करना है, मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन रुपए की डिमांड में इतनी कोई बहुत तेज़ी से वृद्धि नहीं हुई है जितनी तेज़ी से डॉलर की डिमांड में वृद्धि। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, स्पेशली पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। वो पैसा अपना बाहर निकालेंगे तो उनको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, अगेन डॉलर की डिमांड। तो इन सब रीज़न से हम देखेंगे कि रुपए की जो एक्सचेंज रेट है वो इस तरह से आपकी प्रभावित होती है। केवल और केवल मार्केट फोर्सेस की हमने चर्चा की। RBI यहाँ पे कैसे वर्क करेगा वो भी हम लेंगे, ये हम पढ़ेंगे करेंसी रजीम में। करेंसी रजीम के टाइप्स क्या होते हैं, 3 तरह के करेंसी रजीम होते हैं। एक होता है फिक्स्ड, जहाँ पे गवर्नमेंट ने कह दिया, जैसे अगर यहाँ पे इंडिया के केस गवर्नमेंट कह दे कि एक जो डॉलर है वो 50 रुपये के बराबर होगा, या लेट अस से कि हाँ 60 रुपये के बराबर होगा, $1 60 रुपीज़ के बराबर होगा, 50 होगा 40 होगा, जो भी है गवर्नमेंट अगर फिक्स कर देती है, दैट विल कम अंडर द फिक्स्ड करेंसी रजीम। यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट होती है पर्टिकुलर करेंसी की, वो मॉनिटरी अथॉरिटी या वहाँ पे जो सरकार है उसके द्वारा वो फिक्स कर दी जाती है, मार्केट फोर्सेस का कोई वहाँ पे फ़र्क नहीं। सेकंड होता है जिसमें होता है फ्लोटिंग करेंसी रेजिम। फ्लोटिंग करेंसी रेजिम या फ्लेक्सिबल ये जो करेंसी रेजिम के अंदर क्या है, पूरा का पूरा मार्केट ड्रिवन होता है। मार्केट ड्रिवन का क्या मतलब है, अभी हम चर्चा करके आए हैं, ये जो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस पे डिपेंड करेगा, पूरा इसी पे डिपेंड करेगा। तो जो अभी हमने ये एग्जांपल देखा था जहाँ पे बात की थी, इस तरह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, ठीक है ना, गोल्ड ज़्यादा इंपोर्ट किया जा रहा है, या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर निकल रहा है, इसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ रही थी और रुपया डेप्रिशिएट। ये सब चीज़ें आप देखोगे तो ये फ्लोटिंग करेंसी रजीम केवल मार्केट के फोर्स कर रहे हैं। तो इंडिया के केस में अगर हम कहें कि $1 आज 77 को क्रॉस कर चुका है, अगर ये 80 चला जाता है, 85 चला जाता है, 90 चला जाता है, इस केस में भी कोई भी यहाँ पे कोई मतलब RBI के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कि जो भी सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो वो क्या हो गया, प्योरली फ्लोटिंग करेंसी रजीम, जहाँ पे गवर्नमेंट या फिर जो सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी है उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर 77 तक पहुँच रहा है, उससे पहले ही RBI ने इंटरवीन करना स्टार्ट कर दिया था।
तो ये जो इंटरवेंशन होता है, जो भी सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी है वो क्या करना चाहता है, वो यहाँ पे स्टेबलाइज करना चाहता है करेंसी है या एक्सचेंज रेट है, उसको स्टेबलाइज करना चाहता है। तो ये जो आप कहोगे ये आएगा मैनेज्ड करेंसी रेजिम। मैनेज करेंसी रेजिम क्या होता है, जैसे इंडिया का है, तो इंडिया में जनरली क्या है, मार्केट फोर्सेस ही जो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई है वर्क करेगा। अभी हमने देखा कि मार्केट वर्क कर रहे हैं, तभी डेप्रिसिएट हो रहा है, रुपये की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में कम होती जा रही है। लेकिन यहाँ पे अगर बहुत तेज़ी से कम होती जाती है तो हमारे लिए इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। इंपोर्ट के लिए हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हालांकि इससे क्या होगा, एक्सपोर्टर्स को तो फ़ायदा होता है डेप्रिसिएशन। यहाँ पे आरबीआई चाहेगा कि क्यों ना हम इस एक्सचेंज रेट को थोड़ा मैनेज करें, स्टेबलाइज करें। इस केस में अभी आरबीआई के बारे में आपने न्यूज़ पढ़ा होगा, आरबीआई ने स्वैप ट्रांजेक्शन की। आरबीआई क्या करेगा, मार्केट के अंदर डॉलर इंजेक्ट करेगा। आरबीआई के पास फॉरेक्स में पैसा है, लगभग 500-600 बिलियन डॉलर्स हैं। तो आरबीआई क्या करेगा, मार्केट में डॉलर इंजेक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, डॉलर की जो डिमांड थी बहुत ज़्यादा, वो थोड़ी मॉडरेट होगी, कम होगी। जब डॉलर की डिमांड यहाँ पे कम होगी तो रुपए पे प्रेशर भी कम होगा और रुपए की एक्सचेंज हो जाए। तो ये काम होता है मैनेज्ड करेंसी रेजिम में, या इसका एक एग्जाम्पल है। ज़्यादातर जगह पे हम देखेंगे अगर बहुत ज़्यादा इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है, वोलेटाइलिटी है, तो सेंट्रल बैंक जरूर इंटरव्यू करते हैं। सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर मैनेज करेंसी रेजिम ही फॉलो किया जाता है, तो किया जाता है। अब कुछ टर्म्स हैं, इनको हम समझते हैं। एक्सचेंज रेट के रिगार्डिंग ही ये टर्म्स हैं। डेप्रिसिएशन जो अभी हमने चर्चा की है, में क्या हो रहा है, $1 यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं रुपए के कंपैरिजन में, जैसे एक टाइम पे मान लीजिए 60 रुपये, अब इसकी वैल्यू कम हो रही है 70 रुपीज़। $1 पहले 60 रुपये में आ जाता था, अब $1 के लिए आपको 70 रुपये, आज 70 रुपये खर्च करना है। तो ये इस तरीके से जो वैल्यू का लॉस हो रहा है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का लॉस हो रहा है इन फ्रंट ऑफ ए फॉरेन करेंसी, इन दिस केस डॉलर। हाँ, फॉरेन करेंसी की तो वैल्यू का लॉस हो रहा है, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डेप्रिसिएशन। ये जो डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, हम ये मान के चल रहे हैं कि केवल और केवल मार्केट फोर्स कर, यहाँ पे कोई भी सेंट्रल बैंक या जो सरकार है वो जानबूझ के अपनी करेंसी की वैल्यू को डिक्लाइन नहीं कर। अगर सरकार के द्वारा ये किया जा रहा है या जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा वैल्यू को अपना जानबूझ के गिराया जा रहा है, मतलब करेंसी का डेप्रिसिएशन किया जा रहा है, या फिर हम कहें कि ऑफिशियल डेप्रिसिएशन किया जा रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन, आप कहोगे कि करेंसी को, मतलब कौन ऐसा कंट्री होगा जो जानबूझ के खुद की करेंसी की वैल्यू को डिक्लाइन करेगा। तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि जब आपकी करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन होती है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एक्सपोर्ट जो होते हैं, एक्सपोर्टर्स जो होते हैं उनको फ़ायदा होता है। क्यों फ़ायदा होता है एक्सपोर्टर्स को, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट आपके क्या हो जाते हैं, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव, चीप हो जाते हैं, चीप हो जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए पहले अगर आपकी किसी करेंसी की वैल्यू थी 50 रुपये, $1 आपका 50 बराबर था, तो जो फॉरेनर्स हैं उनको $1 खर्चा करने पे 50 रुपये का ये मिल रहा था। लेकिन अब जो डेप्रिसिएशन हो रहा है या डिवेल्युएशन हो गया, तो यहाँ पे मान लीजिए 100 रुपये हो, तो एक तरह से आपका क्या हो गया, बिल्कुल डबल सस्ता वो हो गया है ना। अब उनको खर्चा तो एक डॉलर का ही करना है, लेकिन अब उनको कितने का प्रोडक्ट मिल रहा है, 100 रुपये तक का प्रोडक्ट यहाँ, तो जो भी करेंसी 100 यूनिट्स उस करेंसी के मिल रहे हैं। यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि जब डेप्रिसिएशन होता है या डिवेल्युएशन किया जाता है तो एक्सपोर्ट जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव, एक्सपोर्टर्स को यहाँ पे फ़ायदा हो। इसलिए हम देखेंगे कि चाइना जो है ये अपनी करेंसी का डिवेल्युएशन करता है, एडवांटेज। अब इसका उल्टा अगर हम देखें, जैसे डेप्रिसिएशन हमने देखा था जहाँ पे करेंसी की वैल्यू क्या हो रही थी, कम हो रही थी। अगर करेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ होती, तो आज रुपया 77 पे, अब ये इंक्रीज़ होता है 75 पे जाता है, फिर जाता है 5 पे, तो ये क्या हो रहा है, अप्रिसिएशन वर्ड यूज़ कर। अगर केवल और केवल मार्केट फोर्सेज इन्वॉल्व है देन वी विल कॉल इट एप्रिसिएशन। अगर ये मैनेज है, मैनेज मतलब सेंट्रल बैंक की अथॉरिटी या फिर जो सरकार है वो यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ कर रही है, इसे हम कहेंगे रीवैल्यूएशन। ऑफिशियल एप्रिसिएशन को रीवैल्यूएशन आपने कह, कुछ वर्ड्स हैं जिनको ध्यान रखना, जैसे एप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। सब है, एप्रिसिएशन के अंदर डेफिनेटली मार्केट है और डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट है, सरकार जो है। इसी तरह से आपका एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन का मतलब आप समझ लेना तरह से रहता है। एक्सचेंज रेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस एक्सचेंज कर रही है। में अगर हम करंट एस्पेक्ट को जोड़, जैसे सेपरेट वीडियोस हैं करंट अफेयर के जहाँ पे हमने कवर किया है, एक्सचेंज जो रेट है कैसे इन्फ्लुएंस होती है, इसका एग्जांपल हमने दे दिया है। और अभी रुपया डेप्रिशिएट क्यों कर रहा है इसका एग्जांपल भी है कि आप देखोगे कि डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा बड़ी है क्रूड ऑयल एंड ऑल हिसाब से, और फिर हम देख रहे हैं इंडिया से पोर्टफोलियो आउटफ्लो है।
आउटफ्लो है मतलब डॉलर्स बाहर जा रहे हैं, डॉलर की डिमांड यहाँ पे इनकी। अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट आता है तो जो लोग इन्वेस्ट यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे डॉलर्स इंडिया आ रहे हैं, ठीक है, तो दे विल बी रिक्वायरिंग द रूपी, वो चीज़। अब एक्सचेंज रेट में भी दो प्रकार की एक्सचेंज रेट होती है, एक होती है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जो नॉर्मल प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट है उसको हम चर्चा कर रहे हैं, नॉमिनल एक्सचेंज जो अभी आपका चल रहा है एक तरीके से। अगर हम इस इफेक्टिव जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है इसको अगर हम इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट है ना, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई के लिए अगर हम इसको करते हैं तो आता है रियल इफेक्ट। यहाँ पे हमने इसको इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट कर दिया है, स्पेशली जो भी मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स होंगे करेंसी को किया जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, ये है परचेजिंग पावर पैरिटी का। करेंसी की जो एक्सचेंज रेट है वो यहाँ पे भी डिसाइड होती है, और इसको किस तरीके से हम देखें। परचेजिंग पावर पैरिटी पे क्या होगा, देखिए अभी अगर हमने एग्जांपल लिया, $1 जो है 77 $1.70, लेकिन यहाँ पे परचेजिंग पावर पैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा। फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि मैकडोनल्ड का एक बर्गर है, यूएस में उसकी प्राइस $1 है मैकडोनल्ड बर्गर की, वही सेम मैकडोनल्ड का बर्गर हम लेट अस से कि 50 रुपीज़ है, इंडिया के अंदर उसकी प्राइस 50। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है पीपीपी के अकॉर्डिंग, परचेजिंग पावर पैरिटी पे जो एक्सचेंज रेट आएगी वो आएगी $1.50, ठीक है, जबकि नॉमिनल तो 77 रुपये है, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी पे 50 रुपीज़ आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी में हम क्या कर रहे हैं, जो करेंसी यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं वो हम कंपैरिजन कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिटवीन कंट्रीज, ठीक है, वो परचेजिंग पावर पैरिटी के परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर हम डिफरेंट कंट्री की करेंसीज को कंपैरिजन कर रहे हैं, इसके बेसिस पे इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी या लिविंग जो स्टैंडर्ड है उसके बेसिस पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये क्या करते हैं, जैसे अभी हमने एक बर्गर का एग्जांपल लिया, बर्गर की जगह एक बास्केट ऑफ गुड्स होती है, इसके अंदर जो भी आम उपयोग की चीज़, जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ जो बास्केट में इंक्लूड कर लिया, बास्केट की प्राइस को उसी कंट्री के अंदर जो कॉस्ट पड़ रहा है तो आप दूसरे कंट्री से क्या में उस बास्केट का क्या प्राइस है, तो ऐसे आप कंपैरिजन करके पी आप निकाल लेते हैं। अब परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर हम देखें, देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं तो अगर नॉमिनल एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखा जाएगा, जो हिसाब से हम देखते हैं तो टॉप जो इकोनॉमीज़ हैं, फर्स्ट पे यूएस आता है, फिर हमारे पास चाइना है, फिर जापान है, इसी तरह से हम देखते हैं जर्मनी है फोर्थ पे, और फिफ्थ पे यूके आ जाता है, और सिक्स पे इंडिया। इंडिया पहले 5वें नंबर पे था, कोरोना के बाद हम 6 पे आ गए हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम कर जाएंगे। ये तो हो गया नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जो नॉर्मल प्रीवेलिंग एक्सचेंज रेट है उसके हिसाब से हमने कंट्रीज़ की को कंपैरिजन करा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पीपीपी के अकॉर्डिंग अगर कंपैरिजन करते हैं, इंडिया जो है थर्ड पे आ जाता है ना, ये ध्यान रखिएगा, इंडिया यहाँ पे कहाँ पे आ जाता है, थर्ड पे, और फर्स्ट पे आ जाता है चाइना। ये दो हमारे पास ये जो डेटा आपको दिखा रहा है, तो नॉमिनल के हिसाब से यूएस चाइना जब क्या भी नीचे है वो बता दिया है। इंडिया यहाँ पे पीपीपी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, ये 2017 का डेटा इन्होंने दिया है, तो इंडिया की रैंक क्या है, टॉप 5 में है, अब थर्ड प्लेस पे है। पीपीपी कैसे डिफरेंट होता है नॉमिनल एक्सचेंज कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर है यहाँ से हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम फाइनेंशियल मार्केट आपके हो मार्केट गवर्नमेंट बॉन्ड एक आपका। वी आर रैपिंग अप द सेशन, पीडीएफ सेशन का आपको इंस्टाग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाता है, आप डाल के भी सर्च कर सकते हैं। अन अकेडमी से आप जुड़ सकते हैं, आपको देता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन। यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है, टाइम बाउंड मैनर में पूरा सिलेबस आप घर बैठे कंप्लीट कर सकते हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन, ईएस सी सेट ऑप्शनल की प्रिपरेशन एक जगह पे आपकी हो जाए सीरीज। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है और आपके कमेंट रहेगा, और आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लान चूज कर सकते हैं। इनपुट द कोड RB Live टू गेट मैक्स डिस्काउंट अवेलेबल गाइड। सिमिलरली यू कैन गो विथ आइकॉनिक या आइकॉनिक में आप जाएंगे तो आइकॉनिक लाइव मेंटर
इलेक्ट्रॉनिक सब्सक्रिप्शन पे अभी आपको ये बुकलेट्स मिल रही हैं। इनमें क्या है, लगभग 10,000 के आसपास MCQ, हर सब्जेक्ट पे टॉपिक वाइज MCQ, चैप्टर वाइज MCQ, आपकी प्रिपरेशन रिवीजन बहुत इफेक्टिव 25 मई तक अवेलेबल है। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन साथ ये बुक्स आपको मिल जाएंगी। और केवल ऑप्शनल के लिए जाना चाह रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल की है, और यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन के साथ आप जितने भी ऑप्शनल है सभी को एक्सेस कर, आपको दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए आपने एक ऑप्शनल चूज किया था, आप चेंज कर रहे हो तो उसके अलग से पेमेंट करना है। इसके अलावा 25 मई से कल से नए कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं जिनमें आप अनरोल करके कोर्स पूरा कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है, वंस गेट अ सब्सक्रिप्शन ऑल द कोर्सेज ऑफ ऑल द एजुकेटर, तब वो सारे उसमें एक इंक्लूड। ऑप्शनल कार्निवल है जिसमें काफ़ी सारे नए ऑप्शनल स्टार्ट हो रहे हैं, अब तैयारी को भी। डाउट्स के रिगार्डिंग डेडिकेटेड आपके लिए यहाँ पे फैकल्टीज रखी डाउट सॉल्व करने की, और बेनिफिट 0% EMI का ऑप्शन भी आता है, और पाथफाइंडर करंट अफेयर की टेस्ट। इस संडे को आपका गेमीफाइड स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसके अंदर करंट अफेयर रिलेटेड काफ़ी सारे गिफ्ट कार्ड आप यहाँ पे ले सकते हैं। 250 जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये, और लिंक विल बी देयर इन द बॉक्स पिन, आप इसको लॉग दिस कोड RB like. This is all for today. Don't forget to like, share, subscribe. The best. Have a great day.